चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन नम नम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। एक किताब काफी लंबे समय से मेरे पास है यह, और जब से आई है तब से मैंने ले रखी है। अब इसका रिव्यू करने का मैं कई दिनों से सोच रहा था, पर थोड़ा सा अस्त व्यस्तता के चक्कर में रिव्यू नहीं कर पाया। तो चलिए, ये है बेसिकली परीक्षा वाणी की तरफ से आने वाली प्राचीन भारत का इतिहास। यह इनका प्राचीन भारत के इतिहास का तीसरा एडिशन है। पहले छोटी किताब आया करती थी इस तरह की, काफी अच्छी किताब आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंटेंट, पेपर क्वालिटी वगैरह बेहद शानदार इनका हमेशा से रहता है। तो चलिए आज इस किताब का रिव्यू करते हैं कि 2026-27 प्राचीन भारत का इतिहास तीसरा इनका संस्करण आया है, यह हमारे लिए कितना उपयोगी बनता है और क्या हमें यह किताब लेनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर इस किताब का रिव्यू करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझिए। और सेकेंड एडिशन से ये किस तरह से अलग है, थोड़ा सा इस पर भी परिचर्चा करेंगे। देखिए, जो परीक्षा वाणी का थर्ड एडिशन आया है, यानी कि तीसरा संस्करण जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, इस पुस्तक में अगर मैं टोटल पेज नंबर की बात करता हूं, यानी कि पेज नंबर की बात करता हूं अगर, तो लगभग लगभग 464 पेज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साइज जो है वह छोटी साइज नहीं है, इस बार इन्होंने A4 साइज में किताब को रखा है, जो किताब को सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है। फोंट की साइज जो है पहले की तुलना में बड़ी है, यानी कि पहले जो छोटे फोंट आते थे उनकी तुलना में फोंट इस बार बड़े हैं, उभरे हुए फोंट हैं, जो कि किताब को पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं फोंट साइज की बात करता हूं तो इस बार इन्होंने फोंट की साइज को थोड़ा सा क्या किया है, बड़ा किया है। पेपर की क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट, है ना। पेपर कौन सा लिया है याद रखिएगा, अच्छा पेपर काम में लिया है। अगर मैं पूरी किताब की प्राचीन भारत, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, यूजीसी नेट की तैयारी करें, या मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं आप स्टेट एग्जाम में होने वाले सेट के एग्जाम की या पीजीटी एग्जाम की बात करते हैं, तो इसमें पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 14 अध्याय रखे गए हैं। ठीक है, किताब का लेआउट काफी अच्छा है, दिखने में काफी सुंदर दिखती है। ठीक है, किताब को सारणियों के माध्यम से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। आवश्यकता अनुसार मानचित्र लगाए गए हैं, मैप डायग्राम यहाँ पर बनाए गए हैं, जो किताब को कहीं गुना अच्छा बनाते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी परीक्षावाणी की किताब जो है अपनी तथ्य परकता के लिए जानी जाती है कि साहब इसमें तथ्यों की जो है वो भरपूर जानकारी होती है। अगर किसी ने ये पढ़ लिया तो नो डाउट उसके फैक्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बाकी कंसेप्ट के लिए मार्केट में कई सारी किताबें जो है वह उपयोगी होते हैं। पहले ये क्या करते थे, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जो है वह अध्याय, वह एमसीक्यू दिया करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने जैसे ही कोई पॉइंट कंप्लीट हुआ है तो उस पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद ही अपने एमसीक्यू को रखा है। जैसा कि इन्होंने इस बार ऐसा प्रयोग आधुनिक भारत के इतिहास में भी किया था। अब याद करिए, हमने आधुनिक भारत के इतिहास का रिव्यू किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से पॉइंट के बाद में इन्होंने एमसीक्यू को रखा है। क्या ये बात क्लियर हो गई। कहीं सारे नए प्रश्न जोड़कर के किताब को और आकर्षक बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इस किताब को केवल इसलिए लेना चाह रहे हैं कि इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, तो रुक जाइए, क्योंकि इसमें एमसीक्यू उन परीक्षाओं के नहीं है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके लिए हम नहीं पढ़ते, जैसे यूपी की उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कहीं, क्योंकि इनमें कोई बहुत डीप में प्रश्न एमसीक्यू इन्होंने नहीं दिए हैं, वही सामान्य सवाल है, जैसे आईएएस 2014 के हैं, आरएसआरटीएस 2013 के हैं, यूपी पीएससी 2010 के हैं, आरएसआरटीएस 1999 के हैं, यूपी यूडीए एलडीए 2001 का है, यूपी लेवर 2002 का है। ठीक है, आरएसआरटीएस 1992, यानी कि बहुत सामान्य सवाल इन्होंने दिए हैं। क्या बात क्लियर हो गई। जो वर्तमान की बदलती हुई परीक्षा पद्धति, उस आधार पर एमसीक्यू इन्होंने नहीं दिए हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आप एमसीक्यू के लिए ये किताब लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोचिए, विचार करिए, और फिर उसके आधार पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। इन्होंने किताब में बॉक्स और सारणियों का प्रयोग किया है, मानचित्र आदि के माध्यम से पुस्तक को काफी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड एडिशन में जो कुछ त्रुटियां रह गई थी उनको इस एडिशन में दूर कर लिया गया है। तो चलिए एक बार इस किताब के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यह किताब हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। बाकी उसके पहले एक बात मैं आपको दे दूं, अगर आप इतिहास विषय की विभिन्न परीक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं, इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, सुंदर पढ़ना चाहते हैं, अपडेटेड पढ़ना चाहते हैं, नया पढ़ना चाहते हैं, तो स्वागत है आप सभी का इतिहास के अद्भुत मंच
चंदू सर की क्लास पर, जहां पर अभी हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुई, इनमें हमारा प्रदर्शन देख लीजिए। जैसे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई तो इसमें 140 में से 103 प्रश्न हमारे मिला। कंटेंट जो है वह केवल 529 क्लासों का था। यूपी जीडीसी पेपर में 75 में से 63, उत्तराखंड लेक्चर पेपर 1 में 150 में से 107, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का प्राचीन भारत का जो पेपर हुआ था 70 में से 43, और सेकंड ग्रेड एसएसटी 20 में से 17 सवाल जो है वह एज इट इज हमारे नोट्स में से आए, क्लासों में से आए। तो इतिहास के कंप्लीट रूप से नए बैचेज हमारे एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास पर शुरू हो चुके हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। नेट का यूजीसी नेट का लक्ष्य बैच है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के लिए हमने अर्जुन बैच लॉन्च कर रखा है, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, 2 वर्ष की वैधता के साथ आता है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी करते हैं, नया बैच पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्रहार 2.0 उसके लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है। तो चलिए फटाफट से एक बार इस किताब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सामान्य अध्ययन विशेषांक के नाम से यह किताब आती है। प्राचीन भारत का इतिहास है, यह एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी कि एनसीईआरटी का भी समावेश इसमें किया गया है। 2026-27 का है और ये तीसरा एडिशन इसका आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें भाग और प्रभाग इसको विभाजित किया गया है। अध्ययन सामग्री और हल प्रश्न पत्र दिए रखे हैं। बौद्धिक प्रकाशन की तरफ से आती है यह किताब। ठीक है, ये किन किन परीक्षाओं के लिए कहा गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। ये नो डाउट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, ऐसा हम कह रहे हैं आपसे, और ये भी कहती किताब काफी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, प्रधान संपादक श्रीमान शिव कुमार जी ओझा है, सह संपादक अर्चना ओझा और अन्य लोग हैं। विषय सूची देखिए। पहला अध्याय जो इसमें रखा गया है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्त्रोतों में सिक्के हैं, अभिलेख है, मुद्राएं हैं, मृतभांड है, स्मारक है, प्रमुख शिलालेख है, स्तंभ लेख है, ताम्रपत्र लेख है, मूर्तियां और चित्रकला है। ठीक है, साहित्यिक स्त्रोत में धार्मिक, लौकिक और विदेशी यात्रियों के विवरण आते हैं। पाषाण काल की बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, फिर वही तीनों पाषाण, निम्न पुरा, उच्च पुरा, मध्य पाषाण है। मध्य पाषाण काल में एक पाषाणकालीन समाधियां नरकंकाल एक मोक्ष के दृष्टिकोण से है। नव पाषाण काल का विस्तार है। पाषाणकालीन प्रमुख स्थल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एक दृष्टि से। पाषाणकालीन चित्रकला के बारे में जानकारी है। ताम्र पाषाण काल में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का महत्व है, और इसके बाद लोहा युगीन और महापाषाण काल की कुछ संस्कृतियों के बारे में जानकारी दी गई है। आफ्टर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता का सांस्कृतिक विकास और हड़प्पा सभ्यता का पतन और देर। इस बुक की ये जो सैंपल का मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं, ये टेलीग्राम चैनल चंदू सर की क्लास पर डाल दूंगा, आप वहां पर भी इस इंडेक्स को देख सकते हैं। केवल और केवल ये 14-15 पेज ही डालूंगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ठीक है, चलिए। इसके बाद वैदिक काल की कुछ सभ्यता है, जिसमें आर्यों का मूल निवास स्थान है। वैदिक साहित्य का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल है, जिसमें पूरी की पूरी जानकारी है। उत्तर वैदिक काल में भी पूरी जानकारी इन्होंने यहाँ पर रखी है। एक अच्छा अध्याय बनाया है कि सूत्र काल और महाकाव्य काल है, जिसमें सामाजिक जीवन है, पुरुषार्थ है, आश्रम व्यवस्था, संस्कार है। ठीक है, आर्थिक जीवन है, महाकाव्य काल है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सांस्कृतिक दशा, राजनीतिक स्थिति है यहाँ पर। मगध का उदय है, दार्शनिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन है, जैन धर्म के बारे में जानकारी है, बौद्ध धर्म है यहाँ पर। ठीक है, आर्थिक दशा है, कुछ अन्य धर्म जैसे शैव धर्म यहाँ पर है, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। फिर विदेशी आक्रमण, जैसे हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के इतिहास में फारसी हमले हुए थे, तो अखमनी यानी कि पारसी आक्रमण है, सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उसके बारे में जानकारी। फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी है। इतिहास के स्रोत है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार है, अशोक है, शासन व्यवस्था है, संस्कृति के बारे में जानकारी है, धार्मिक स्थिति है, अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, मौर्योत्तर काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में है, जिनमें स्थानीय राजवंश, शुंग राजवंश है, यहाँ पर कर्ण है, सातवाहन चेदी है, विदेशी आक्रांता है। संस्कृति के बारे में जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है। गुप्त काल के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इसके बाद गुप्त काल की सांस्कृतिक दशा है, सामाजिक स्थिति है, धर्म, साहित्य, कला है, गुप्त वंश का पतन है, वाकाटक राजवंश। कहीं किताबों में हमें यह वाकाटक राजवंश की जानकारी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपके वाकाटक राजवंश के बारे में भी जानकारी दी गई है। गुप्तोत्तर काल में मगध में उत्तर गुप्तीय राजवंश। ठीक है, इसके बाद थानेश्वर का वर्धन वंश है। पूर्व मध्य काल है, वर्ष हर्षवर्धन के बाद में कन्नौज का क्या हुआ। उत्तर भारतीय राज्य है, पाल सेन है, राजपूतों का उदय है। ठीक है, पूर्व मध्य काल की सांस्कृतिक दशा है।
आर्थिक स्थिति, धार्मिक, कला, साहित्य, स्थापत्य। दक्षिण भारत के संदर्भ में बेहद जबरदस्त जानकारी इन्होंने लगभग 57-58 पेजों में समेटी है, जो कि पूरी किताब को देखने पर ऐसा लगता है कि वास्तव में मजेदार सामग्री यहाँ पर इन्होंने दी है। जिनमें संगम युगीन, चेर, चोल, पांडे की जानकारी है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, इधर पल्लव यहाँ पर आ जाते हैं, चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, फिर पांडे हैं, दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति है यहाँ पर, वृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया की संकल्पना, बहुत गजब का टॉपिक है, मध्य एशिया, तिब्बत, संस्कृत, पूर्वी एशिया, स्वर्ण द्वीप है, अंकोर वाट का मंदिर, ये सब अलग से इन्होंने दे रखा है। अब देखो किताब की सुंदरता कैसे बनती है, दो तरह की। अगर आप एक थ्योरी किताब पढ़ते हैं जिसमें इस तरह की सारणियां नहीं है, तो उस किताब को कितना ही पढ़ लो, सामान्यतः देखा गया है, मनोवैज्ञानिक है कि उसमें हमारी सोच विकसित हो सकती है ना, हमारी एक मन में काल्पनिकता विकसित हो सकती है, लेकिन हम तथ्यात्मक प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो इस तरह से सारणी जो है यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए, तो पूरा प्राचीन भारत यहाँ पर कवर हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी किताब में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हाईलाइट करने की आवश्यकता है, तो इनको इन्होंने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि भाई आपको इन चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर पुरातात्विक इतिहास के स्रोत है, तो इस तरह से बॉक्स बना करके अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए, इस तरह के जैसे अशोक के अभिलेख हैं, सॉरी प्रमुख अभिलेख हैं, तो उनको एक नजर में रिवाइज के फॉर्मेट में, जिन्हें हम कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, यह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर परीक्षा की दृष्टिकोण से क्या क्या ऐसे प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्न इन्होंने अलग से यहाँ पर शामिल किए हैं। ठीक है, इस तरह से सारणियां बना रखी है, डायग्राम बना रखे हैं, आप यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन डायग्राम है, कहाँ पर क्या प्रश्न आया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने पूछा है कि ब्राह्मण ग्रंथ जेमिनीय जो है या IS 1996 में पूछा गया, गोपद 2013 RS में पूछा गया, इस तरह से इन्होंने रखा है। ठीक है, चलिए, अब सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व कुछ यूनानी लेखक थे, उनका इतिहास कैसे पढ़ा जाए, तो इन्होंने एक सारणी दी है। फिर वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के संदर्भ में ग्रंथ है। विगत परीक्षाओं के प्रश्न इन्होंने इस तरह से शामिल किए हैं। हाँ, थोड़े से विगत परीक्षाओं के प्रश्न जो हैं ये इन्होंने कम शामिल किए हैं और इन प्रश्नों को थोड़ा अपडेट कम किया है, इनको अपडेट किया जा सकता था, लेकिन चूंकि ये किताब एक टेक्स्ट बुक है ना, यह किताब क्या है, गाइड की जैसी है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी की कल्पना हम ज्यादा नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए, फिर नवपाषाण काल में इस तरह से इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, और प्रमुख हड़प्पा काल के कुछ स्थल है उनके बारे में, अब जैसे मान लीजिए आपका पेपर कल है और आप सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों को रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा है ना, कहाँ पर है, खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, नदी कौन सी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे ही मोहनजोदड़ो है, तो ऐसे पूरा इन्होंने लगभग 2 पेज में इसको शामिल किया है। ठीक है, तो यह किताब है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपके निकटतम बुक सेलर के पास में ये मिल जाएगी। इसकी MRP जो है वह 380 रुपए है। तो सब जगह अपनी अपनी रेट होती है, अपना अपना डिस्काउंट होता है, तो एक बार आप निकटतम बुक स्टोर पर जाकर के देख सकते हैं। बाकी यह था रिव्यू। अब एक बार कमेंट करके आप ये बता दीजिएगा कि आपको यह रिव्यू कैसा लगा और आप अगला रिव्यू जो है वह कौन सी पुस्तक का चाहते हैं। बाकी आप इतिहास विषय के नए और अपडेटेड, याद रखिएगा पुराने नहीं, नए और अपडेटेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, 5G के जमाने में 3G से नहीं पढ़ना भाई साहब, 5G के जमाने में 5G से ही पढ़ना है। इसीलिए कहता हूं कि नए और अपडेटेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है आप सभी का इतिहास के अद्भुत मंच पर, जहां पर हम आपको बनाएंगे इतिहास विषय में विशेषज्ञ, ताकि आप अपनी परीक्षा को पास कर सके। बहुत आभार आप सभी का। कमेंट कर दीजिएगा कि अगला रिव्यू आप कौन सी पुस्तक का चाहते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उस पुस्तक का रिव्यू आप तक पहुंचाया जाए, सटीक रिव्यू, स्पष्ट रिव्यू और एक बेहतरीन रिव्यू, ताकि आपको लाभ मिल सके। यह रिव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी स्वागत है आप सभी का इतिहास के अद्भुत मंच पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।